Good morning, students. This is Deepak. Today we are going to discuss chapter The Rise of Nationalism in Europe. I hope you are all good, and today we are going to study the chapter first, and the topic is the French Revolution and the Idea of the Nation. तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट डिपिक्टेड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। भाई इसमें से ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था जिसने कि एक वर्ल्ड को जो है पूरी तरह बताया था कि भाई जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बेस पे बना हुआ है, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जो है ऑप्शन है आपके कार्ल कैस्पर फ्रिट्स, यूगेन डेलकोरिक्स, फ्रेडरिक सोरियू, लॉरेंस क्लेसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? हाँ जी, अंदाज़ा लगा के चलिए आप भी एक। फ्रेडरिक सोरियू, क्या है इसका? फ्रेडरिक सोरियू जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द मेजर्स एडॉप्टेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो हुई थी उसमें कौन सा जो एक तरीका नहीं अपनाया गया, ठीक है, कि लोगों के बीच में जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हो सके। तो इसका पहला ऑप्शन है आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटियन, ऑप्शन बी ट्राइकलर फ्लैग, ऑप्शन सी रीजनल डायलेक्ट्स वर एनकरेज्ड, ऑप्शन डी हिम्स कंपोज्ड। जी, तो बच्चों आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा राइट होगा ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बच्चों का जो अंदाज़ा बिल्कुल ठीक होगा। इसका ऑप्शन रहेगा हमारा रीजनल, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको अंदाज़ा होगा, और बहुत से बच्चे इसका सोच भी चुके होंगे इसको, इसमें जो है इसका ऑप्शन क्या रहेगा? रीजनल डायलेक्ट्स वर एनकरेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स वर एनकरेज्ड। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है? बोलियाँ। और रीजनल मतलब क्या हो गया? राज्य स्तर पे जो बोलियाँ थी उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू नेपोलियन। भाई इसमें कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं और इन रेफरेंस में से कौन सा एक रेफरेंस जो है वो ट्रू नहीं है नेपोलियन के पक्ष में। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जी, 1.3 क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। सो जो ऑप्शन है वो है ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियनिक कोड, ऑप्शन बी ही ही प्रोमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ऑप्शन सी he made the administrative system more rational and efficient, option D the Napoleonic Code was exported to all regions under French controls। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ही promoted democracy in फ्रांस। कौन सा रहेगा? ही promoted democracy in फ्रांस। चलिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो उसने प्रमोट की ही नहीं, तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 1.4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाउ द न्यू आर्टिस्ट डिपिक्टेड लिबर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। योर ऑप्शंस आर as a female figure with a torch of enlightenment in one hand and the charter of rights of man in the other hand. Option B, blindfolded woman carrying a pair of weighing scales, and option C, the gold, red and black tricolor, option D, rays of the rising sun। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा पहला। अगर आपने चैप्टर शुरू में देखा होगा, खोला होगा, तो उसमें जो है एक वुमन को दिखाया गया है जिन्होंने की टॉर्च ली हुई है और एक तरह से प्रकाशित कर रही है पूरे जगत को, और उनके एक दूसरे हाथ में उनका जो एक कहने के राइट्स का एक चार्टर उन्होंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है बहुत बार, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसका ऑप्शन देखिए इसमें बताया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू प्रॉपर्टी, नो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो सिविल कोड ऑफ 1804 में कौन सी चीज़ इसमें ट्रू नहीं है इन चार ऑप्शन में से? तो इसके करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, अंदाज़ा लगाइए, एक अनुमान, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें कि हर किसी को क्या वोट करने का अधिकार है। तो ये तो राइट दिया ही नहीं गया, ठीक है, सिविल कोड ऑफ 1804 के तहत। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आइडियाज ऑफ ले पैट्री एंड ले सिटियन सिग्निफाइज इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ले पैट्री और ले सिटियन जो शब्द थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान यूज़ किए गए, और इनका क्या अर्थ था, ठीक है। तो इनका अर्थ क्या था भाई, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेपोलियन इन्वेडेड इटली। नेपोलियन ने जो है वो आक्रमण किया था इटली में, ठीक है। इन्वेडेड मतलब क्या होता है, विद्रोह करना या आक्रमण करना। तो कब किया था, 1790, ओके। कुछ बच्चों को हो सकता है कि बोर लग रही हो वीडियो, तो मैंने थोड़ा वीडियो भी बनाई है, और पसंद करता हूँ कि आपको जो है वो पसंद भी आएगा। बीच में मीम्स डाली हुई है मैंने, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको एक जो है पढ़ने की तरफ और दिलचस्पी बढ़ सकती है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है माइंड, है ना। थोड़ा सबका जो ध्यान रहे वो किताब की तरफ रहे, उन ऑप्शंस की तरफ जो है ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आप शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद। जो नेशनलिज्म की जो विचारधारा थी, जो एक एक्सप्रेशन था, वो पहले कब आया? तो ऑप्शन है आपका, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन बी द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? चलिए अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग जो है स्कूलों को तो बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि बैठ के दोस्तों के बीच जो है आप हंसी मजाक किया करते थे, क्यों, सही बोल रहे हैं? चलिए कोई नहीं, वो दिन भी आप कुछ दूर नहीं रहे, आप फिर से जो एग्ज़ाम के बाद जो है आप फिर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए आप सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रशियन जोलेरिन वाज टू। जो प्रशियन जो जोलेरिन थे उनका पहला फंक्शन क्या था? तो ऑप्शन ए है एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, ऑप्शन बी रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़, ऑप्शन सी इम्पोज कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ऑप्शन डी इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स फॉर ट्रेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए इसका राइट है, ऑप्शन ए, एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। एबोलिश मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, ठीक है। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन जर्मनी द मेजरिंग यूनिट एल वाज यूज टू मेज़र। जो जर्मनी एक जो है एक मेजरिंग यूनिट थी एल, जो कि संबंधित थी कहीं ना कहीं, उसको मेज़र जो है किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया गया था? ऑप्शन ए क्लॉथ, ऑप्शन बी थ्रेड, ऑप्शन सी लैंड, ऑप्शन डी हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे भाई, कपड़े को नापने के लिए जो है इसका जो है वो यूज़ किया गया था ठीक है ना। तो एक मिनट, ये ऑप्शन ए इसका राइट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, द हैब्सबर्ग वर रूलर्स ऑफ। ऑप्शन ए है इसका ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑप्शन बी डच रिपब्लिक, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो हैब्सबर्ग जो कहाँ के रूलर थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है।
आशा करता हूँ कि बहुत बच्चों को जो है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये आपके जो है टर्म फर्स्ट में आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग इसकी तरफ मूव करते हैं। विच कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड बाय प्रशिया टू एबलिश टैरिफ बैरियर। भाई प्रशिया के द्वारा जो है वो एक जो है टैरिफ बैरियर जो है, मतलब टैरिफ बैरियर को ख़त्म करने के लिए कस्टम यूनियन को बनाया गया था। और वो किसने बनाया, मतलब विच कस्टम यूनियन, उस कस्टम यूनियन का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है इली जोलिबरिन, ऑप्शन डी सी यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, ऑप्शन डी लैपेट्री। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी जोलिबरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 1815। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना जो है वो हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। भाई इसमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने कांग्रेस ऑफ वियना का जो हुआ था उसको अटेंड नहीं किया। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी प्रशिया, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कौन सी कंट्री ने जो है कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड नहीं किया था। ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। सबका पसंद है, क्यों सही बोल रहा हूँ ना, कंट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सबके सब इसको, भाई स्विट्ज़रलैंड है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बेटा। पता है कुछ बच्चे जो है मन में सोच रहे होंगे कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। कंजर्वेटिव्स कौन थी भाई। कंजर्वेटिव्स अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कट्टरपंथी, एकदम जिनकी कट्टर विचारधारा हुआ करती थी। तो इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि वो किस में बिलीव नहीं करते थे, किस चीज़ को एस्टेब्लिश करने और प्रिजर्व करने में वो बिलीव नहीं करते थे। तो ऑप्शन है आपका द मोनार्ची, ऑप्शन बी द डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ऑप्शन डी सोशल हायरार्कीज। तो इसका ऑप्शन रहेगा राइट कौन सा, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में वो बिलीव नहीं रखते थे। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन आउट मतलब यहाँ पे क्या है कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, कहने का मतलब है ना, संबंधित नहीं है कहीं ना कहीं इसमें। चलिए तो ऑप्शन ए है इसमें कानबोरी, ऑप्शन बी है यंग इटली, ऑप्शन सी जैकोबिन्स, ऑप्शन डी यंग यूरोप। तो इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा ऑप्शन, हाँ जी बताइए, कोई एक अनुमान लगाइए। गैस कीजिए, मतलब गैस कीजिए, गैस। तो गैस कीजिएगा तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी जैकोबिन्स। जैकोबिन्स जो है कि एक क्लब था, है ना, राइट है। तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों में से अलग है, डिफरेंट है। ऑप्शन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फोर यूरोपियन पावर्स हु कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियंस वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई कौन सी ऐसी चार यूरोपियन शक्तियाँ थी जिन्होंने मिलकर क्या है कहीं ना कहीं नेपोलियन को डिफीट किया, उसको हराया। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, रशिया, ऑप्शन बी स्पेन, प्रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, इटली, ब्रिटेन एंड रशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इंडिया एंड रशिया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन जी, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन एंड रशिया। सो एपी और बीआर, ऐसे शॉर्ट में आप याद भी रख सकते हो, एपी और बीआर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.10 जी। 2.10 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मैटरनिच। सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लुइस फिलिप, ऑप्शन बी करोल कुरपिन्स्की, ऑप्शन सी गियोस्पी मैजिनी, ऑप्शन डी जॉनन गॉटफ्राइड। जी ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा, गियोस्पी मैजिनी। गियोस्पी मैजिनी जो है इसमें बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है ये करेक्टर, और इसको आप जरूर याद करें, पेपर में आ सकता है इससे रिलेटेड। अगला टॉपिक जो है वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। वह पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म। बहुत बच्चों को ये नाम सुन के रोमांटिसिज्म जो है कुछ और ही विचार आते हैं, क्यों, सही कह रहा हूँ। तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उनमें पहला ऑप्शन है बेटा ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ऑप्शन बी फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड intuitions, option C believed true culture was to discovered among dash folk, option D sought to popularize true spirit of the nations through folk songs and poetry music। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस। कहीं ना कहीं साइंस को जो एक तरह से ग्लोरीफाई किया गया इसमें, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई चले आगे फिर। चलिए तो अब हम फिर रफ्तार की तरफ बढ़ते हैं। एक रफ्तार से हम फिर से जो है एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो लिखा हुआ है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंट, जो फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी उसको कब जो है कन्वेंट किया गया जी। तो ऑप्शन इसमें है आपके, एक मिनट रुकिएगा, जी ऑप्शन है इसमें आपके पहला 8 मई 1848, दूसरा है 18 मई 1848, ऑप्शन सी 18 मई 1884, ऑप्शन डी 18 जून 1848। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 18 मई 1848, ये राइट है इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेन इन 1848 at, your options are the Hall of Mirrors, the Church of St. Paul's, the indoor tennis court, the Bastille। सो इसका जो आंसर रहेगा राइट वो रहेगा द चर्च ऑफ सेंट पॉल्स, ये राइट है इसका आंसर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ जादू तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मतलब आपको जो है से खुद याद रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ओके। बहुत बच्चों की बोरिंग लग रही होगी है ना क्लास, बोल रहे होंगे अरे यार। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। भाई कौन सी ऐसी संधि थी जिसने एक तरह से ग्रीस को पहचान दी, उसको फिर से रिकॉग्नाइज किया कहीं ना कहीं कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। आपके ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ वियना, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट सॉरी बड़ा अजीब सा नाम है कुछ तो कॉन्स्टिटेंट पिलाई समथिंग है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटिनोपल करके जो है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है ट्रीटी ऑफ ल्यूसेने। सो इसमें ऑप्शन जो है आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, जिसका कि नाम बोल नहीं पाया मैं, क्यों सही बोल रहा हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना यार। चलिए समझ रहे हो ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिन छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 3.6, ऑप्शन 3.6 में बताया गया है, क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड, कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में क्या हो जाती है, एक तरह से कोल्ड हो जाता है ना, ठीक है, सभी को जो है ठंड पकड़ लेती है मतलब करने की। तो ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी मैजिनी, ऑप्शन सी मैटरनिच, ऑप्शन डी गैरी बैली। जी बताइए ऑप्शन, ऑप्शन का राइट कौन सा रहेगा, मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच, ओके ड्यूक मैटरनिच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड, मतलब टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें 4.1 क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है व्हाट इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड ऑफ यूरोप इन द 19th century। Your options are the emergence of nation,
state, option B the multinational dynastic empire, option C territorial states, option D absolute monarchy। जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। भाई जर्मनी की जो है यूनिफिकेशन के लिए मतलब एकीकरण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था इनमें से। आपके ऑप्शन है बिस्मार्क, ऑप्शन बी गैरिबेल्डी, ऑप्शन सी कैवियर, ऑप्शन डी मैजिनी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है वो कहने का रिस्पॉन्सिबल रहे, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में। जी, अगला क्वेश्चन है, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है? प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना। हु वाज प्रोक्लेम, किसने घोषणा करी जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। भाई किसने जो है वो जर्मन एम्परर के बाद जो है कहीं ना कहीं घोषणा करी एकीकरण के लिए। तो ऑप्शन ए है आपका द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट, ऑप्शन बी द रशियन किंग विलियम फर्स्ट, ऑप्शन सी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटो वैन बिस्मार्क, ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका ऑप्शन जो बेटा रहेगा राइट वो रहेगा द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो वो है इस तरह से, ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्वेश्चन भी सामने दिए गए। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द अंडरग्राउंड सोसाइटी नेमली यंग इटली इन मर्सिलीज। ऑप्शन ए है मैटरनिच, ऑप्शन बी कैवियर, ऑप्शन सी गियोसिपी मैजिनी, ऑप्शन डी गियोसिपी गैरिबेल्डी। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, मुन्ना सोचो, गियोसिपी क्यूएसपी मैजिनी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ऑप्शन है आपके विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ऑप्शन बी लुइस फिलिप, ऑप्शन सी गैरिबेल्डी, ऑप्शन डी मैजिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल से वो टीवी का रिमोट याद आया था, क्यों सही बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इटालियन लीडर्स वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। योर ऑप्शंस आर कैवियर, विक्टर, वो इमैनुअल फिर से आ गया भाई हैं, इमैनुअल सेकेंड, ऑप्शन सी गैरिबेल्डी, ऑप्शन डी मैजिनी। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट वो रहेगा आपका कैवियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए फास्ट। तो बेटा पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं यार। बहुत बच्चे जो है घर में बैठ के जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और स्कूल में आके जमा करते हैं, ठीक है, नकल भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इट्स ओके। मगर जब अभी आपके जो नवंबर के पेपर होंगे तो बाहर से आएंगे, तो उस समय ऐसा ना हो फिर कि भाई, समझ रहे हो, तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है, सही से, और चैप्टर्स को एकदम डीपली पढ़िए। और ये एमसीक्यूज़ तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर मेरे को लगता नहीं कि आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। योर ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरिश, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8, हु लेड द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट्स इन आयरलैंड। योर ऑप्शंस आर ए गैरिबेल्डी, ऑप्शन बी वॉल्फ टॉन, ऑप्शन सी मैजिनी, ऑप्शन डी कैवियर। बताइए ऑप्शन क्या रहेगा इसमें करेक्ट, वो रहेगा वॉल्फ टॉन करके जो है ये करेक्ट रहेगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले थोड़ा एक चर्चा हो जाए। स्कूल की तो बहुत याद आती होगी, टीचर को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे, कुछ इस तरह से याद है।
चलिए कोई नहीं चलिए अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन जो टॉपिक है, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एलिगोरी ऑफ द फ्रेंच नेशन? योर ऑप्शंस आर जर्मेनिया, ऑप्शन बी लिबर्टी, ऑप्शन सी मैरने, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्राउन ऑफ ऑक लीव्स वर्न बाय जर्मेनिया स्टैंड्स फॉर? जो जर्मेनिया थी उन्होंने अब जो है एक अपना मुकुट पहना हुआ था, क्राउन पहना हुआ था, और उसमें ऑक लीव्स को जो है वो उन्होंने यूज़ किया हुआ है, और वो किस चीज़ को दर्शाती है इसमें? तो आपका है ऑप्शन ए करेज, ऑप्शन बी हीरोइज्म, ऑप्शन सी फ्रीडम, ऑप्शन डी यूनिटी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हीरोइज्म, है ना, हीरोइन है ना क्यों, सही बोला। चलिए अगला क्वेश्चन है 5.3 का, जिसमें बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन? आपके ऑप्शन है मैरिन, ऑप्शन बी ब्रिटेनिया, ऑप्शन सी मैजिनी, ऑप्शन डी जर्मेनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा जर्मेनिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म टॉपिक, और इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे बनते हैं। विच एरिया वाज नोन एज द पाउडर केक ऑफ यूरोप? ये ऑप्शन ए ऑटोमन एम्पायर, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी बैल्कन्स, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट सी बैल्कन्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बैल्कन प्रॉब्लम? ऑप्शन ए the Balkan states were very jealous of each other. Option B, each state wanted to gain more territory at the expenses of others. Option C, the Balkans were also the scene of big power rivalry. Option D, the Balkans were not under the control of Ottoman Empire. तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे द बैल्कन्स वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 6.3 और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद यहाँ पे क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग देयर ऑन कंट्रोल ओवर द बैल्कन्स? योर ऑप्शंस आर रशिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचने वाला है। ठीक है, तो पेज को यार सब्सक्राइब कर देना, और जो है नोटिफिकेशन जो बेल आइकन में एक नोटिफिकेशन का रहता है उसको ज़रूर एक्टिव कर लेना, जिससे कि जैसे भी मैं वीडियो डालूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो वो आपको जो है इसके अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो उसको आप देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देते हैं आप, और आशा करता हूँ थोड़ा वीडियो मैंने अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, मतलब तो आपको अट्रैक्ट भी करे और थोड़ा पढ़ने के साथ साथ थोड़ा प्ले वे मेथड से हम क्या सीख सकें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा यूट्यूब पेज इंटेलिजेंस को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।